हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। आप लोग की बी प्लस सी असिस्टेंट अकाउंटेंट ऑर्डर का एग्ज़ाम होने वाला है। साथ ही जो बच्चे बिहार में जो अकाउंट क्लर्क की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन दोनों के लिए ही मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़ लेकर के आ रही हूं, जो मॉक टेस्ट हैं आपके। ज़रूर से इनकी वीडियोस देखते रहिएगा। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। यहाँ पर आज जो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे वो बजट से रिलेटेड रहेंगे, क्योंकि प्रीवियस पेपर में हमने देखा है कि बजट से रिलेटेड क्वेश्चंस काफ़ी पूछे गए थे। तो कुछ इस वीडियो में और कुछ आने वाली वीडियोस में भी आपके बजट से रिलेटेड क्वेश्चंस भी मैं इंक्लूड करूँगी, क्योंकि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आई वीडियो को शुरू करते हैं और फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अ बजट इज़ ए प्लान ऑफ एक्शन एक्सप्रेस्ड इन डैश। बजट एक कार्य योजना है जिसे वित्तीय शब्द, गैर वित्तीय शब्द दोनों या फिर व्यक्तिपरक मामला। मीन्स कहने का ये है कि बजट जो होता है इज़ ए प्लान ऑफ एक्शन। जो हम कार्य करने जा रहे हैं, जो भी आगे हम एक्शंस कर लेंगे या करेंगे, उनके लिए एक प्लान की तरह होता है, जो कि किस चीज़ को एक्सप्रेस करता है। ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। फाइनेंशियल आइटम्स टर्म्स को, वित्तीय शब्दों को, नॉन फाइनेंशियल गैर वित्तीय को, या फिर बोथ, या फिर सिर्फ सब्जेक्टिव मैटर होता है, यानी कि जिस चीज़ से रिलेटेड होता है वो बजट उसके बारे में ही बताता है। तो यहाँ पर ये किस चीज़ से रिलेटेड हो जाएगा, ये आपका दोनों ही चीज़ों को दिखाएगा। वित्तीय और गैर वित्तीय दोनों ही शामिल होती हैं इसमें, फाइनेंशियल भी और नॉन फाइनेंशियल भी। एक आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, यानी कि जो बजट बनाया जाता है वो फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल दोनों को ही ध्यान में रख करके बनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बजट इज प्रिपेयर्ड फॉर ए। बजट किस अवधि के लिए तैयार किया जाता है, ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। अनिश्चित अवधि के लिए, निश्चित अवधि के लिए, एक वर्ष की अवधि के लिए, 6 महीने के लिए। इनडेफिनिट पीरियड, डेफिनिट पीरियड, पीरियड ऑफ 1 ईयर, 6 मंथ। तो जो बजट होता है वो जो प्रिपेयर किया जाएगा, इसको आप बहुत बढ़ा चढ़ा कर भी लिख सकते हैं क्वेश्चन को, लेकिन यहाँ पर सिंपल वे में मैंने समझाने के लिए आप लोगों को क्वेश्चंस को रखा है, जिससे कि एग्जाम में आपके लिए काफ़ी इजी हो जाए और किस किस तरह से क्वेश्चंस को पूछा जा सकता है वो भी आपका लिए प्रिपेयर हो जाए। तो यहाँ पर जो बजट इसे प्रिपेयर्ड फॉर किसके लिए प्रिपेयर होता है, एक डेफिनेट पीरियड के लिए होता है। एक निर्धारित, एक निश्चित अवधि होती है जिसके लिए बजट को तैयार किया जाता है। एक आंसर होगा ऑप्शन बी। कई तरह के बजट होते हैं, आगे जो वीडियोस आएंगी, पहले मैं इस पर क्लास भी ले चुकी हूँ, क्लास करवा चुकी हूँ आप लोगों की। अगर नहीं देखी तो ज़रूर से देख लीजिए। इसके अलावा जो आगे वीडियोस भी आएंगी उसमें भी बजट के टाइप्स क्या होते हैं वो भी इंक्लूड किए जाएंगे। तो चैनल पे बने रहिएगा, इसके लिए सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा। तो यहाँ पर एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। अ बजट इज टूल विच हेल्प्स द मैनेजमेंट इन प्लानिंग एंड कंट्रोल ऑफ डैश। बजट एक उपकरण है जो प्रबंध को सहायता करता है। किस चीज़ से रिलेटेड, यहाँ पर प्रबंध को सहायता करता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन आ जाएगा किस तरह की गतिविधियाँ या किस तरह की चीज़ों में सहायता करता है। तो यहाँ पर जो बजट होता है सभी व्यावसायिक गतिविधियों में, उत्पादन गतिविधियों में, खरीद गतिविधियों में, बिक्री गतिविधियों में। तो यहाँ पर जो बजट एक टूल की तरह हम यूज़ कर रहे हैं, वो मैनेजमेंट जो प्रबंध होता है उसको प्लानिंग और कंट्रोलिंग, किसकी प्लानिंग और किसको कंट्रोल करना है, यानी किसका नियोजन करना और किसका नियंत्रण करना। सभी बिजनेस एक्टिविटीज़, ऑल बिजनेस एक्टिविटीज़, प्रोडक्शन एक्टिविटीज़, परचेज एक्टिविटीज़, सेल्स एक्टिविटीज़। क्योंकि जब हम एक बिज़नेस की बात कर रहे होते हैं तो वहाँ पर बहुत सी चीज़ें आ जाती हैं, बहुत तरह की एक्टिविटीज़ की जाती हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं, उनके अलग अलग काम होते हैं। जैसे कि प्रोडक्शन हो जाएगा, परचेज़ होता है, सेल्स होता है, तो उन सब के भी अपने अलग अलग बजट तैयार किए जाते हैं। तो अगर इस तरह से हम देखें तो ओवरऑल हमारी जो अगर एक परफेक्ट आंसर जो होगा आपका ऑल बिजनेस एक्टिविटीज़ आ जाएगा। सभी व्यावसायिक गतिविधियाँ जो होती हैं उसमें बजट हेल्पफुल होता है। अलग अलग बजट भी बनाए जाते हैं, सेल्स के लिए अलग बनता है, परचेज़ के लिए अलग बनता है, यानी कि अलग ये डिपार्टमेंट की तरह हो जाएंगे। तो इन डिपार्टमेंट के अपने भी बजट बनते हैं और इन सब का मिला करके एक और बजट बनाया जाता है, जो क्या कहलाता है, जिसको हम मास्टर बजट कहते हैं। तो जो मास्टर बजट होता है उन सारे बजटों का एक तरह से क्या समझ लीजिए कि क्या रहता है, सारे बजट को इंक्लूड करता है अपने अंदर, वो मास्टर बजट कहलाता है। तो सभी बिजनेस एक्टिविटीज़ के में जो बजट होते हैं आपके हेल्पफुल रहते हैं, और ये उन सारी एक्टिविटीज़ को प्लान और कंट्रोल करने में उनके थ्रू ही पूरी एक्टिविटीज़ जो होती हैं मैनेजमेंट क्या करता है, प्लान और कंट्रोल करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। बजटरी कंट्रोल एक्ट सिस्टम एक्ट्स एज ए फ्रेंड, फिलोसफर एंड गाइड टू द डैश। बजटरी नियंत्रण प्रणाली एक मित्र, दार्शनिक और मार्गदर्शक के रूप में कार्य करती है। प्रबंधन के, शेयरधारक के, लेनदार के, या फिर जो कर्मचारी होते हैं कर्मचारियों के, उनके। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन आपका कह रहा है
कि बजटरी कंट्रोल जो होता है, बजटरी नियंत्रण प्रणाली जो होती है, किसके लिए एक फ्रेंड है, एक फिलॉसफर है या फिर गाइड है? तो मैनेजमेंट, शेयर होल्डर्स, क्रेडिटर्स, एम्प्लॉयज़। तो यहाँ पर जो बजट होता है वो मेनली जो यूज़ में आता है या मेनली जिसके लिए हेल्पफुल होता है, जिसके बेसिस पे सारे डिसीजन लिए जाते हैं, कंट्रोल किया जाता है, आगे की एक स्ट्रैटेजी प्रिपेयर की जाती है, वो आपका मैनेजमेंट होता है। जो प्रबंधन वर्ग होता है, प्रबंधक वर्ग होता है, उनके लिए बजट एक बहुत ही कहें इम्पोर्टेंट टूल की तरह काम करता है कि किस तरह से वो अपने बिज़नेस में क्या कमी है उनको दूर कर सकेंगे, क्योंकि जब पहले से आपने बजट बना लिया तो आपने एक्चुअल में इस बजट जो होता है वो मोस्टली अनुमानित होता है। पहले से आप अनुमान लगा रहे होते हैं कि इन फ्यूचर क्या चीज़ें किस तरह से होने वाली हैं। सपोज़ कर लीजिए सेल कितनी होगी फ्यूचर में, हम इसका अनुमान लगाते हैं और उसके अकॉर्डिंग ही अपना बजट प्रिपेयर करते हैं। वैसे ही प्रोडक्शन होता है। उसके बाद जब सेल हुई तो फिर हम क्या करते हैं, ये देख सकते हैं कि एक्चुअल में कितनी हुई और हमने कितनी अनुमानित की थी, तो दोनों के बीच में कितना डिफरेंस आया है। ये सारी चीज़ें हम ईज़िली पता लगा सकते हैं। तो जो मैनेजमेंट होता है उसको मेनली डिसीज़न मेकिंग में बहुत हेल्पफुल होती है। जो एक निर्णय लेने का काम होता है, डिसीज़न मेकिंग होती है, उसमें बहुत हेल्पफुल होती है मैनेजमेंट के लिए, जो हमारा बजटरी कंट्रोल या फिर बजट होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बजटरी कंट्रोल सिस्टम डिफाइंस द ऑब्जेक्टिव्स एंड पॉलिसीज ऑफ द डैश। बजटरी नियंत्रण प्रणाली कंपनी के उद्देश्यों और नीतियों को परिभाषित करती है। उत्पादन विभाग, वित्त विभाग, विपणन विभाग या फिर सभी की। तो यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि जो बजटरी कंट्रोल सिस्टम होता है हमारा, डिफाइंस द ऑब्जेक्टिव्स एंड पॉलिसीज ऑफ द, कि जो उद्देश्य और जो नीतियाँ होती हैं, कंपनी की जो उद्देश्य और नीतियाँ होती हैं किस तरह से या किसकी से रिलेटेड होती हैं, जिनको बारे में बताता है। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की, फाइनेंस डिपार्टमेंट की, मार्केटिंग डिपार्टमेंट की। तो तीनों की ही हो जाती हैं। बजट की बात जब भी आएगी तो सिर्फ उसे प्रोडक्शन से मत लीजिएगा, किसी प्रोडक्शन में या सेल्स में आएगा, वो सारी चीज़ों में आता है। तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, फाइनेंस और मार्केटिंग तीनों में ही हेल्पफुल रहती है। तीनों के ही ऑब्जेक्टिव्स को, पॉलिसीज़ को डिफाइन करती हैं, क्योंकि एक बिजनेस में जितने भी डिपार्टमेंट होते हैं उनका मेन ऑब्जेक्टिव तो यही रहता है ना कि बिजनेस अच्छे से ग्रो कर सके, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट गेन किया जा सके, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन हो, सेल्स बढ़ाई जा सके। तो इनका एक पूरा कंबाइंड कहें गोल होता है, एक ऑब्जेक्टिव को लेकर काम कर रहे होते हैं। बिजनेस एक क्या है, ऑर्गेनाइजेशन होती है ना, एक ऑर्गेनाइजेशन है जो काम कर रही है एक साथ में। एक ऑर्गेनाइजेशन जो होती है एक गोल पे काम करती है, एक लक्ष्य पे काम करती है, उनका एक टारगेट होता है। इस वजह से क्या रहता है कि जो बजटरी कंट्रोल सिस्टम होगा इन तीनों को ही शामिल करेगा। इसके अलावा और भी जो डिपार्टमेंट होते हैं वो सब भी इसमें इंक्लूड हो जाते हैं। एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। यूजुअली द प्रोडक्शन बजट इज स्टेटेड इन टर्म्स ऑफ डैश। आमतौर पर उत्पादन बजट को धन मात्रा दोनों को, यानी क्वेश्चन यहाँ पर क्या कह रहा है कि आमतौर पर जो प्रोडक्शन बजट होता है उसे हम किस टर्म में बोलते हैं या किस टर्म में उसको यूज़ किया जाता है, मनी में, क्वांटिटी में, बोथ, नन। तो जो आपका प्रोडक्शन बजट होता है यानी कि ये बता रहा है कि कितना प्रोडक्शन करना है, किस तरह का करना है, तो उसमें आपकी कौन सी चीज़ें शामिल होगी। बहुत ही सिंपल सा इजी सा क्वेश्चन है। तो इसका आंसर आप बच्चे मुझे कमेंट करिए कि इसमें प्रोडक्शन जब हम कर रहे हैं या प्रोडक्शन बजट को हम प्रिपेयर कर रहे होते हैं तो वहाँ पर कौन सी चीज़ें होती हैं, मनी, क्वांटिटी या फिर कोई एक होगा या फिर बोथ भी हो सकता है, जिस पर हमें ज़्यादा फोकस करना होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बजट प्रिपेयर्ड इज द। बजट अवधि यानी कि यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि किस तरह से होती है। पीरियड ऑफ बजट कमेटी, पीरियड ऑफ बजट सेंटर्स, पीरियड फॉर विच अ बजट इज प्रिपेयर्ड, पीरियड ऑफ बजट ऑफिसर्स। यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बजट अवधि का क्या मीन्स हो जाता है। कि बजट समिति की अवधि होगी, बजट केंद्रों की अवधि से है, बजट अवधि जिसके लिए बजट तैयार किया जा रहा है, या फिर बजट अधिकारी की अवधि। कि जब हम बजट की अवधि की बात कर रहे हैं, बजट की एक टाइमिंग की पीरियड की बात कर रहे हैं, तो हम उससे मीनिंग क्या हो जाता है कि क्या कि बजट जो है वो किस तरह का रहेगा या क्या फिर होता है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन आपसे कह रहा है उसके अकॉर्डिंग जो पीरियड ऑफ फॉर विच बजट इज़ प्रिपेयर, वो समय या वो समयावधि जिसके लिए बजट तैयार किया जाता है। जब हम बजट के अवधि की बात कर रहे होते हैं तो उस पूरे टाइम पीरियड की बात कर रहे होते हैं जिसके लिए उसको हम प्रिपेयर करते हैं। कि एक आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बजट पीरियड डिपेंड्स अपॉन डैश। बजट अवधि इस पर निर्भर करती है, यानी कि बजट अवधि कितनी होनी चाहिए। बजट बहुत तरह के बनाए जाते हैं, कुछ शॉर्ट टर्म होते हैं, कुछ लॉन्ग टर्म होते हैं, या अलग अलग नेचर के होते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं, या फिर आपके फिक्स्ड बजट होते हैं। अलग अलग टाइप के बजट तैयार किए जाते हैं। तो वो क्या, कैसा बजट तैयार किया जाएगा उस संस्था के लिए, या फिर कितनी उसकी टाइम पीरियड रहेगा, वो किस पर डिपेंड करता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है।
बजट के प्रकार पर, बजट व्यवसाय की प्रकृति पर, व्यापार चक्रों की लंबाई पर या फिर सभी पर। द टाइप ऑफ बजट, कि किस तरह का बजट आप तैयार कर रहे हैं। बिजनेस का नेचर क्या है। लेंथ ऑफ ट्रेड साइकिल, जो व्यापार चक्र चल रहा होता है उसकी अवधि क्या है, उसकी लेंथ क्या है, उसकी लंबाई क्या है, इस पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर इन तीनों पर ही डिपेंड करती है बजट की जो टाइम पीरियड रहती है, कि कैसा बजट किस तरह का हमें प्रिपेयर करना है, इन तीनों पर ही डिपेंड करेगा कि किस तरह का बजट है। बिज़नेस हमारा जो हम बिज़नेस कर रहे हैं उसका नेचर क्या है, किस तरह का है, छोटा व्यवसाय है, बड़ा व्यवसाय है, या फिर उसका जो ट्रेड साइकिल है उसकी लेंथ क्या है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ की फैक्टर इज वन विच रिस्ट्रिक्ट्स डैश। एक महत्वपूर्ण कारक वह है जो प्रतिबिंबित करता है उत्पादन की मात्रा को, बिक्री की मात्रा, खरीद की मात्रा, उपरोक्त सभी। द वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन, द वॉल्यूम ऑफ सेल्स, द वॉल्यूम ऑफ परचेज, ऑल ऑफ द अबव। जो एक की फैक्टर होता है बिजनेस में, वो किस बात को प्रतिबंधित कर रहा है, किस बारे में ज़्यादा डिफाइन कर रहा है, ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। तो यहाँ पर जो की फैक्टर होता है वो होगा आपका द वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन, कि उत्पादन की मात्रा कितनी है। वो प्रतिबंधित करती है बाकी सारी चीज़ों को, कि उसी पर डिपेंड करेगा कि आप आगे किस तरह से, क्या बिक्री कितनी होगी, उसके लिए क्या स्ट्रैटेजी होगी, सारी चीज़ें आप प्रिपेयर करते हैं। तो एक आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन ए हो जाएगा। द बजट आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ, बजट को इस आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। समय, कार्य, लचीलापन, सभी। तो जो बजट हम बना रहे हैं उसे हम किस बेस पर क्लासिफाई करते हैं, यानी कितने तरह से हम उसको वर्गीकृत कर सकते हैं। जैसे कि अभी मैंने बहुत से टाइप्स आपको बताए कि फ्लेक्सिबल होता है, फिक्स्ड बजट होता है, या फिर शॉर्ट टर्म होता है, लॉन्ग टर्म होता है। तो यहाँ पर टाइम के पर, फंक्शन पर, फ्लेक्सिबिलिटी पर, ऑल। तो यहाँ पर इन तीनों ही बेस पर बजट को क्लासिफाई किया जा सकता है। टाइम के बेस पर करेंगे तो आपका शॉर्ट टर्म हो जाता है, यानी कि लघु अवधि के लिए होता है, और आपका लॉन्ग टर्म हो जाता है जो दीर्घकालीन बजट होते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी पर करेंगे तो आपका फिक्स्ड हो जाता है, यानी कि स्थायी बजट हो जाता है, और आपका फ्लेक्सिबल बजट होता है, लचीला बजट जिसे कहा जाता है। तो ये आपका इस तरह से हो जाएगा। इसी तरह कार्यों के बेसिस पर भी आपके बजट होते हैं कि कौन सा डिपार्टमेंट किस तरह के कार्य कर रहा है, उसी के बेसिस पर बजट तैयार किया जाता है। तो अलग अलग तरह के होते हैं। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन एग्जाम्पल ऑफ लॉन्ग पीरियड बजट इज डैश। दीर्घ अवधि के बजट का एक उदाहरण होता है, जैसे कि अभी मैंने बताया कि टाइम पीरियड के बेसिस पे होते हैं। तो वहाँ पर अगर हम लॉन्ग टर्म बजट की बात कर रहे हैं तो वो कौन सा बजट होता है, R&D, अनुसंधान विकास बजट, मास्टर बजट, सेल्स बजट, पर्सनल बजट। यानी कि दीर्घ अवधि का बजट में कौन कौन सी चीज़ें आ जाएंगी, अनुसंधान विकास, मास्टर बजट, बिक्री बजट और कार्मिक बजट। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये क्वेश्चन अभी आपका एग्जाम में आया हुआ है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जो R&D बजट होता है, जो अनुसंधान विकास बजट होता है, वो आपका लॉन्ग टर्म से रिलेटेड होता है, क्योंकि हम उस पर लंबी अवधि तक क्योंकि ये कार्य जो होता है R&D का लगातार आपके बिजनेस में चलता रहता है, तो एक लंबी अवधि तक ये चीज़ होती रहेगी, क्योंकि आप रिसर्च करेंगे तभी तो आप नई नई चीज़ों में डेवलपमेंट लाएंगे। क्योंकि जैसे जैसे टाइम बदल रहा है, लोगों की डिमांड बदल रही है, मार्केट चेंज हो रही है, आपको भी अपने प्रोडक्शन में, अपनी स्ट्रैटेजीज़ में, अपनी प्लानिंग में चेंजेस लाने हैं। तो इसलिए बजट आपका जो बनता है वो लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए बनता है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सेल्स बजट शोज द सेल्स डिटेल्स एज डैश। बिक्री बजट बिक्री विवरण को इस प्रकार दिखाता है। यहाँ पर आपसे कह रहा है कि जो सेल्स बजट होता है वो सेल्स डिटेल किस तरह से दिखाएगा, मंथ वाइज, यानी कि महीने एक एक मंथ की दिखाता है, प्रोडक्ट वाइज, उत्पाद जो आप अलग अलग तैयार कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग, एरिया वाइज, क्षेत्र के अकॉर्डिंग, ऑल ऑफ द अबव, सभी प्रकार से। तो यहाँ पर जो सेल्स बजट होता है, यानी कि जो आप बिक्री जितनी कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग जो बजट प्रिपेयर कर रहे हैं वो किसके अकॉर्डिंग दिखाएगा आपका, तो मंथ वाइज भी दिखाता है, प्रोडक्ट वाइज भी और एरिया वाइज भी। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अ प्रोमिसरी नोट इज एन इंस्ट्रूमेंट टू पे ए सर्टेन सम ऑफ मनी। एक प्रोमिसरी नोट एक निश्चित राशि का भुगतान करने का साधन है किसी निश्चित व्यक्ति के आदेश पर, या साधन के धारक को किसी निश्चित व्यक्ति के आदेश पर, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो प्रोमिसरी नोट, जिसे कि प्रतिज्ञा पत्र भी बोला जाता है, तो इज एन इंस्ट्रूमेंट टू पे सर्टेन सम ऑफ मनी, एक उपकरण है जो कि एक निश्चित राशि जो होती है उसको भुगतान करता है
कैसे भुगतान करेगा? टू द ऑर्डर ऑफ ए सर्टेन पर्सन, किसी एक निश्चित व्यक्ति के ऑर्डर पर, या फिर बेयरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, यानी कि जिसके पास भी वो साधन या इंस्ट्रूमेंट होगा उसको व्यक्ति को भुगतान किया जा सकता है। टू द बेयरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, टू द ऑर्डर ऑफ ए सर्टेन पर्सन, नन ऑफ द अबव। तो प्रॉमिसरी नोट जो होता है वो क्या करे, या उसमें किस तरह से किया जाता है, तो एक सर्टेन पर्सन या फिर जो बेयरर ऑफ द पर्सन होता इंस्ट्रूमेंट होता है, जिसके पास भी वो उपकरण होगा, दोनों में से किसी को भी किया जा सकता है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। यानी कि ये नहीं है कि एक सर्टेन व्यक्ति जिसके नाम पर लिख दिया गया, जैसे कि चेक होता है, चेक में आपका नाम अगर लिखा हुआ है तो सिर्फ आपके ही अकाउंट में उस चेक को आप विड्रॉ करा सकते हैं और कहीं नहीं करा सकते। तो सेम वही चीज़ होती है, अगर किसी व्यक्ति के नाम से है सर्टेन पर्सन तो वो सर्टेन पर्सन ही, या फिर कोई दूसरा व्यक्ति भी बेयरर पर भी उसको उससे पेमेंट ले सकता है, कोई ज़रूरी, या फिर कोई अन्य व्यक्ति भी, वाहक भी, जिसके पास वो इंस्ट्रूमेंट होगा वो भी उसको भुगतान ले सकता है। कोई ज़रूरी नहीं कि कोई एक निश्चित व्यक्ति पर ही प्रतिज्ञा पत्र को लिखा जाए। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नेचर ऑफ प्रॉमिसरी नोटिस। प्रॉमिसरी नोट की प्रकृति क्या होती है? इसमें आहर्ता को अदाता को भुगतान करने के लिए बिना शर्त आदेश होता है। इसमें अदाता को भुगतान करने के लिए निर्माता द्वारा बिना शर्त वादा होता है। यह मांग पर भुगतान करने एक निर्दिष्ट बैंकर पर तैयार किया जाता है, उपरोक्त में से कोई नहीं। कि यहाँ पर जो प्रतिज्ञा पत्र है उसकी प्रकृति क्या है, ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। इट कंटेन्स एन अनकंडीशनल ऑर्डर टू द ड्राई टू पे द पे। इट कंटेन्स एन अनकंडीशनल प्रॉमिस बाय मेकर टू पे द पे। इट इज़ डन ऑन स्पेसिफिक बैंकर टू पे ऑन डिमांड, नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पर बैंकर तो नहीं होता, किसी बैंक पर नहीं लिखा जाता, तो ये गलत हो जाएगा। यहाँ पर थर्ड पॉइंट तो आपका बाहर हो जाएगा। फर्स्ट और सेकंड पॉइंट में जो कह रहा है अनकंडीशनल ऑर्डर, तो यहाँ पर ये ऑर्डर नहीं होता, ये कोई आज्ञा नहीं दी जा रही होती, आदेश नहीं दिया जा रहा होता, तो पहला पॉइंट भी गलत हो जाएगा। तो बी पॉइंट जो होगा वो आपका करेक्ट हो जाता है कि इसमें अदाता को भुगतान करने के लिए निर्माता द्वारा बिना शर्त का एक प्रॉमिस किया जाता है, इसीलिए इसको प्रॉमिसरी नोट कहा ही जाता है, क्योंकि इसमें प्रॉमिस होता है, यहाँ पर वादा किया जाता है, वचन दिया जाता है, ना कि कोई आदेश होता है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ नॉट ट्रू अबाउट अ चेक। चेक के बारे में क्या इसमें से सत्य नहीं है? इट में कंटेन्स एक कंडीशनल ऑर्डर, इसमें एक सशर्त आदेश हो सकता है। इट चेक मस्ट बी साइंड बाय द मेकर, चेक पर निर्माता द्वारा हस्ताक्षर होना चाहिए। द चेक मस्ट कंटेन्स द डेट, चेक पर तारीख होनी चाहिए। द अमाउंट मस्ट बी स्पेसिफिकली मेंशन्ड इन फिगर्स एंड वर्ड्स, राशि का विशेष रूप से अंकों और शब्दों में उल्लेख किया जाना चाहिए। तो इसके बारे में क्या सत्य नहीं है, ये क्वेश्चन पूछा गया, ध्यान दीजिएगा। नॉट पूछ रहा है कि नॉट ट्रू, क्या ट्रू है, नहीं है इसमें से। यहाँ पर कंडीशनल, इट में कंटेन ए कंडीशनल ऑर्डर, ये सशर्त आदेश होता, तो ऐसा नहीं होगा। चेक में कोई भी आपकी शर्त नहीं दे रखी होती, सशर्त नहीं होता, अनकंडीशनल होता है। जिस तरह से प्रॉमिसरी नोट अनकंडीशनल होता है लेकिन वो प्रॉमिस होता है, ये आपका अनकंडीशनल ऑर्डर होता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। होता है ये ऑर्डर है, आदेश होता है, लेकिन अनकंडीशनल होता है, ये ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पर्सन हु इज डायरेक्टेड बाय द मेकर ऑफ ए बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक टू पे इज कॉल्ड द डैश। वह व्यक्ति जिसे विनिमय पत्र या चेक के निर्माता द्वारा भुगतान करने के लिए निर्देशित किया जाता है उसे कहा जाता है पेई, ड्राई, इंडोर्स या फिर ड्रायर। कि वह व्यक्ति जिसे विनिमय पत्र या चेक के निर्माता द्वारा भुगतान करने के लिए, यानी कि जिस व्यक्ति ने विनिमय पत्र या चेक का निर्माण किया, यानी कि लिखा है, उसके द्वारा भुगतान करने के लिए निर्देशित किया जा रहा है कि वो व्यक्ति भुगतान करेगा, यानी कि उसको वो ऑर्डर दे रहा है या फिर आदेश दे रहा है कि भुगतान मेरी तरफ से उस व्यक्ति को, किसी अन्य व्यक्ति को कर दिया जाए। तो वो व्यक्ति क्या कहा जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? तो वो आपका ड्राई कहलाता है, आहर्ता कहलाता है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। एक व्यक्ति जो कि चेक का निर्माण कर रहा है, मेकर होता है। एक व्यक्ति जो कि जो है जिस पर चेक लिखा जा रहा है और जो पे करेगा, और तीसरा व्यक्ति हो जाता है जिसको कि चेक का भुगतान प्राप्त होगा। तो यहाँ पर 3 पक्ष होते हैं, 3 पार्टीज होती हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज पर सेक्शन 231 द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द डिफिनेशन ऑफ पर्सन। धारा 2 की उपधारा 31 के अनुसार व्यक्ति की परिभाषा में निम्नलिखित शामिल नहीं होते। यानी कि कौन व्यक्ति है जो व्यक्ति की पर्सन की डिफिनेशन में नहीं आता? एन इंडिविजुअल, एक व्यक्ति, अ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, अ कंपनी, अ माइनर। तो यहाँ पर व्यक्ति की बात की जा रही है पर्सन में। पर्सन में आपके तीनों ही आ जाएंगे। एक माइनर जो अवयस्क होता है, जिसकी आयु जो है 18 वर्ष की नहीं हुई है, वो इसमें शामिल नहीं किया जाता है, क्योंकि वो उसकी
एक अडल्ट जो होता है उसी की इनकम पर ही टैक्स लगता है। जो अवयस्क व्यक्ति है तो उसकी इनकम को उसके पेरेंट्स जो होते हैं उनकी इनकम में जोड़ा जाता है, क्लबिंग ऑफ इनकम जिसे कहा जाता है। वो उसमें फिर टैक्स वहाँ पर उनको देना होता है, ना कि कोई माइनर टैक्स पे करता है। तो यहाँ पर क्या होगा, माइनर को एक व्यक्ति की परिभाषा में नहीं शामिल करेंगे। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग्स द फॉलोइंग इज नॉट ए हेड ऑफ इनकम। निम्नलिखित में से कौन आय का शीर्षक नहीं है। सैलरीज, वेतन, यहाँ पर सैलरी है मतलब वेतन, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, गैर संपत्ति से आय, कैपिटल गेन पूंजीगत लाभ, इनकम फ्रॉम एक्सपोर्ट। इनकम फ्रॉम एक्सपोर्ट का मतलब है जो निर्यात आप कर रहे हैं, निर्यात से जो आय हो रही है। तो यहाँ पर इनकम के 5 हेड होते हैं, आपने कई बार पढ़े हैं। कौन सा इसमें शामिल नहीं किया जाएगा, तो इनकम फ्रॉम एक्सपोर्ट जो है ये कोई हेड नहीं होगा इनकम का, उसको ही हम शामिल नहीं करेंगे। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी होगा। बाकी तीनों ही क्या हैं, आपके इनकम के हेड हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट। ग्रेच्युटी एक्ट जो था केम इनटू फोर्स इन, कब जो है लागू हुआ था। ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम कब लागू हुआ था, ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। 1973 में, 1980 में, 1991 में, 1972 में। तो ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम जो है वो आपका लागू हुआ था 1972 में, 1972 में। एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ये सब याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। जैसे कि पिछले जो पेपर हुआ था वहाँ पर आपसे हायर परचेज एक्ट के बारे में पूछा गया था, यहाँ पर आपसे ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम की बात है, कोई भी पूछा जा सकता है। एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एंटरटेनमेंट अलाउंस इज एप्लीकेबल टू डैश। मनोरंजन भत्ता डैश पर लागू होता है, निजी क्षेत्र के कर्मचारी, सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारी, सरकारी कर्मचारी, उपरोक्त सभी। तो एंटरटेनमेंट अलाउंस जो होता है किस पर एप्लीकेबल है, प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉय, पब्लिक सेक्टर, गवर्नमेंट एम्प्लॉय, ऑल ऑफ द अबव। तो किस पर जो होता है वो उसका अलाउंस जो होता है किसको दिया जाता है, मेनली जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं उनको डिडक्शन मिलती है, बाकी किसी को नहीं मिलती। जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं उनको सेक्शन 16 कि सबसेक्शन 2 के अंतर्गत जो होता है वो डिडक्शन दी जाती है। एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। सेक्शन भी याद रखिएगा, एग्जाम में पूछी जा सकती है। तो आज के वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, आई होप आपने पढ़े होंगे। बजट बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका टॉपिक, इससे क्वेश्चंस बने हैं तो इस बार भी आपके पेपर में आ सकते हैं। अच्छे से इस टॉपिक को प्रिपेयर करिएगा। नेक्स्ट वीडियो जो आएगी उसमें और हम बजट से रिलेटेड क्वेश्चंस आप लोग के लिए लेकर के आएंगे। तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।